हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 5 है और इसमें हम सेल्फ इंडक्टेंस का जो है वो स्टडी करेंगे। तो आप समझें, यहाँ पर पहले आप डेफिनेशन नोट करें सेल्फ इंडक्टेंस की। हेडिंग डालें सेल्फ इंडक्शन, लिखिए वेन एवर द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू ए कॉयल whenever the electric current passing through a coil changes the magnetic flux linked with it, the magnetic flux linked with it will also change. The magnetic flux linked with it will also change, and EMF is induced in the coil, and EMF is induced in the coil or circuit which opposes the change that causes it. Which opposes the change that causes it. This phenomena is called self-induction. This phenomena is called self-induction. And EMF induced is called back EMF. And EMF induced is called back EMF. अब आप जरा डायग्राम पर जाएं हमारे। देखिए, ये कॉइल है, हमने इसको यहाँ से करंट आ रही है, ठीक, सर्किट का पार्ट है। हमने आपको कॉइल बता दिया कि कोई भी वायर जो सीधा होता है, ये स्ट्रेट होता है कंडक्टिंग वायर, उसी को अगर हम टर्न कर दें, टर्न का मतलब समझ गए ना, उसको सर्किल के टर्न्स में ऐसे घुमा दें तो वो कॉइल कहलाता है। ठीक है ना। यहाँ पर देखें जरा, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर का ही बना हुआ। ओके, ये हमने लिखा है करंट इज मेड ऑन आर इंक्रीजिंग। इसमें हम करंट को ऑन कर रहे हैं या इंक्रीज करें। अब जरा समझने की कोशिश करें। यहाँ पर आप, ये करंट जो इसमें फ्लो हो रही है, ये ऐसे सर्किल में होके जा रही है। हमारी तरफ से हमने इसको, आप जरूरी नहीं पेपर में ये डॉटेड बनाए, ऐसे ही बना सकते रैंडम। ये करंट जो जा रही है, हमने इसको एग्जैक्ट बनाया है। यहाँ ध्यान से देखें, मेरी तरफ से करंट एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे जा रही है, ऐसे, ठीक। यानी कि इधर नॉर्थ बनेंगे, साउथ बनेगा, फिर नॉर्थ साउथ ऐसे बनते चले जाएंगे, ठीक। इसका मतलब है कि इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, बनेगा ना। जिस समय आप सर्किट को ऑन करेंगे, मेड ऑन, और करंट को इंक्रीज करेंगे, तो जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड बन गया और कॉइल का एरिया भी है, तो एरिया में जब मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्लक्स बना। तो इसमें जो फ्लक्स होगा, वो सर्किट को ऑन करने में फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसमें ऐसे डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगी कि वो इंक्रीजिंग का अपोज करे। ओके, लेंजला लगेगा हर जगह। तो इसका मतलब करंट जा रही है किधर, राइट को। इसमें ऐसे ईएमएफ इंड्यूस होना चाहिए कि वो करंट किधर हो, लेफ्ट को, ठीक। इसलिए इसका जो बैक ईएमएफ है, उसको हम इस तरह से शो करते हैं, इसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर और नेगेटिव टर्मिनल इधर। और आगे अभी देखेंगे फार्मूला, इसका फार्मूला E=LdI/dt है। ओके, अब जरा यहाँ पर समझें, ये जो यहाँ पर जो जब ये पॉजिटिव टर्मिनल हमने लिया और ये बैक ईएमएफ का नेगेटिव है, करंट इधर जा रही है, इंक्रीज होगी, और इससे जो करंट होगी वो लेफ्ट को होगी, वो इंक्रीजिंग का अपोज करेगी, ठीक है ना। आप एक पॉइंट पर ध्यान दें, यहाँ कॉइल का जो नेचर है, जब करंट को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं तभी रोल है। फ्लक्स जब वेरी करेगा तभी ये सेल्फ इंडक्टेंस बनेगा।
तो ये एक ही कॉइल में जब हम करंट को इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं और उसी में अपोजिशन हो रहा है, तो इसलिए हम इसको सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। समझ गए ना। और इंडक्टेंस इनर्शिया की तरह रोल करता है, जैसे मास क्या करता है, वेलोसिटी का अपोजिशन करता है। ठीक इसी तरह से इंडक्टेंस करंट के इंक्रीज और डिक्रीज होने का अपोज करता है। वहां भी वेलोसिटी जब इंक्रीज होगी तो अपोज करता है, डिक्रीज होगी तो अपोज करेगा। इनर्शिया प्रॉपर्टी है, इसलिए इंडक्टर को इनर्शिया से कंपेयर किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर ध्यान दें, अब की बार करंट इज मेड ऑफ, करंट को ऑफ कर रहे हैं या करंट डिक्रीज हो रही है, डायरेक्शन हमने वही लिया है। लेकिन इस बार क्या होगा कि करंट जब डिक्रीज होगी या ऑफ कर दिया तो वो डिक्रीजिंग का अपोज करेगा। डिक्रीजिंग का अपोज कैसे होता है, हेल्प करके। तो करंट का डायरेक्शन राइट है, इसमें ऐसे ईएमएफ इंड्यूस होगा कि उससे जो करंट इंड्यूस होगी वो भी राइट को हो, जिससे कि डिक्रीजिंग का अपोज हो। तो बैक ईएमएफ को ऐसे दिखाया गया है। मैग्नीट्यूड इसका पोलरिटी चेंज हो गई है, समझ गए ना। मैग्नीट्यूड इसका इतना होता है। अब जरा समझें, नंबर ऑफ टर्न अगर एक कॉइल में n है तो टोटल फ्लक्स होता है n फाई। ठीक है, फ्लक्स करंट के प्रोपोर्शनल होगा ना। अब वहां पर नीचे आप नोट कर दें, पहले जो डायग्राम बनाया ना उसमें नीचे जरा लिख दो थोड़ा। देखो, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू करंट is proportional to current. Magnetic field at any point due to current is proportional to current. इस वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो करंट के प्रोपोर्शनल होगा। करंट ज़्यादा होगी तो ज़्यादा बनेगा, कम होगी तो कम बनेगा। इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स भी करंट के प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो नीचे लिखें उसी में, हेंस मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द एरिया, hence magnetic flux through the area bounded by current carrying loop, hence magnetic flux through area bounded by current carrying loop is proportional to current, is proportional to current। जो हम बता रहे हैं जहां पर लिखना है वहीं तक लिखना। अब नीचे लिखा है मैग्नेटिक फ्लक्स टू करंट, फील्ड प्रोपोर्शनल टू करंट है तो फ्लक्स भी प्रोपोर्शनल टू करंट होगा। अब देखिए उसी फार्मूले को, मैग्नेटिक फ्लक्स को लिख दिया एन फाई प्रोपोर्शनल आई, जब इसको इक्वल करते हैं तो एल आई कॉन्स्टेंट लेते हैं, क्योंकि हमें तो मैथमेटिकली फार्मूला बनाना है ना सेल्फ इंडक्टेंस का। आप यहाँ से ये बात समझ गए इन दोनों वायर को बनाकर कि सेल्फ इंडक्टेंस अपोजिंग नेचर है, एक तरह जो अपोज कर रहा है वो प्रॉपर्टी है, लेकिन मैथमेटिकली इससे डिफाइन होगा। तो एल इज इक्वल टू क्या बना, एन फाई अपॉन आई। इसके नीचे हम बोल रहे हैं वो नोट करें आप, एल इज इक्वल टू एन फाई अपॉन आई के नीचे लिखिए एल इज कांस्टेंट कॉल्ड, एल इज कांस्टेंट कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, एल इज कांस्टेंट कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और इंडक्टेंस। लिखिए एल डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, एल डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ लूप एंड नंबर ऑफ टर्न, एंड नंबर ऑफ टर्न, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ लूप एंड नंबर ऑफ टर्न। लिखा, चलो ऐसे देखिए यहाँ एक बात समझने की कोशिश करें फिर। अगर ये वायर स्ट्रेट है, सीधा है और कंडक्टर है, आप सर्किट में लगा देंगे, इसका रेजिस्टेंस तो आप नेग्लिजिबल लेते हैं, ठीक है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो इसमें ज़्यादा फ्लक्स एसोसिएटेड नहीं होगा, इसमें करंट फ्लो होगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक, अगर थिक वायर है तो अंदर भी थोड़ा फील्ड लेते हैं, ठीक है ना, वो आपको सिलेंड्रिकल वायर में अभी नहीं कराया, वो कम्पिटिटिव उसमें कराएंगे। तो जो थिन वायर होता है उसमें भी जो फ्लक्स बनेगा, एरिया इसका कम है, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर कम होगा, तो
तो फ्लक्स भी कम होगा। लेकिन इसमें भी सेल्फ इंडक्टेंस होता है, ठीक है ना, वो आगे स्टडी कराई जाती है फिजिक्स में, ठीक है ना, यहाँ पर नहीं है आपके सिलेबस में। लेकिन हम इसी वायर को हमने बताया अगर टर्न ले लें तो क्या होगा, टर्न लेने से है कापर का ही, रेजिस्टेंस उसका भी नेग्लिजिबल है, ठीक है ना। अगर हम टर्न ले लेते हैं तो एरिया पड़ गया जो कि फ्लक्स से एसोसिएटेड, इसका एरिया तो इतना ही है क्रॉस सेक्शन, उसका एरिया कॉयल का एरिया लगेगा, क्योंकि उसमें अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन होके जाएंगी। यहाँ पर चेक करें, इसमें हम बता रहे हैं, डायग्राम तो आपने बना लिया, ये नॉर्थ साउथ जब ऐसे बनेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर एग्जैक्टली नॉर्थ इधर साउथ बनेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे ये अंदर से होकर जाएंगी, ऐसे जाती है, समझ गए ना। और इस कॉयल का एरिया में मैग्नेटिक फील्ड को मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्लक्स देखिए इंक्रीज हो गया, फ्लक्स इंक्रीज हो गया तो इंडक्टेंस इंक्रीज हो गया, ठीक। इसीलिए अगर स्ट्रेट वायर है और कॉयल है, इसमें बहुत बड़ा फर्क है, इसमें फ्लक्स φ1 है, इसमें φ2, तो φ2 ग्रेटर देन φ1 होगा और L2 ग्रेटर देन L1 होगा, समझ गए ना। तो इसको नोट कर लेना आप पॉइंट्स डालकर, ओके ना। और ध्यान रखना होता सभी में है सेल्फ इंडक्टेंस, लेकिन लेते नहीं है, लेते कॉयल का ही है केवल। तो वहां पर नोट कर दें, दोनों वायर बना दें, कर्ड वायर बना दें और उसमें वहां पर लिख दें φ2 ग्रेटर देन φ1। ये बात समझ में आ गई होगी। अब जरा सेकंड पॉइंट पर जाएं, नंबर ऑफ टर्न होते हैं यहाँ पर कॉयल के n। अगर जो फार्मूला है हमारा उसमें हम I = 1 एम्पियर ले लें, ठीक है ना, I = 1 एम्पियर, तो सेल्फ इंडक्टेंस n फाई के इक्वल हो जाएगा। आपके यहाँ सेल्फ इंडक्टेंस की डिफिनीशन इससे भी देते हैं, लिख दीजिए नीचे सेकंड पॉइंट में, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉयल, self inductance of a coil is numerically equal to self inductance of a coil is numerically equal to the magnetic flux linked with the coil, magnetic flux linked with the coil when unit current flows through it. Self inductance of a coil is numerically equal to the magnetic flux linked with the coil when unit current flows through it। देखिए वहाँ यूनिट करंट फ्लो करा दी तो सेल्फ इंडक्टेंस फ्लक्स के इक्वल हो गया, आप डिफिनेशन लिख सकते हैं, ये भी है, ठीक है ना। और देखें फैराडे लॉ से, न्यूमेरिकल भी इन्हीं में छोटे छोटे न्यूमेरिकल होते हैं इसमें, ठीक है ना। फ्लक्स दिया, नंबर ऑफ टर्न दिए, मल्टीप्लाई करो, इंडक्टेंस आ गया। फैराडे लॉ होता है E = -n dφ/dt, ठीक, n को अंदर ले गए, n फाई टोटल फ्लक्स, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न मल्टीप्लाई कर लिया, E क्या होगा L dI/dt, क्योंकि n फाई किसके इक्वल है, n फाई = Li है। ध्यान दें यहाँ पर बात हमने नोट नहीं किया है, यहाँ n फाई = Li है, तो L कांस्टेंट मान लिया है, आपके यहाँ L को कांस्टेंट लेते हैं, L कांस्टेंट करें इंटीग्रेशन उससे डिफरेंशिएशन से बाहर, और ये dI/dt हो गया, तो E = L dI/dt, अगर मैग्नीट्यूड लेते हैं तो माइनस साइन हट जाएगा। इस पर आपके यहाँ न्यूमेरिकल है, ध्यान रखना, E = L dI/dt, इससे भी L निकलवा लेते हैं, और dI/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट दिया होगा, ठीक है ना। इससे यहाँ पर L निकालें तो E अपान हो जाएगा dI/dt। इससे भी एक डिफिनीशन दी जाती है, वो हम नोट करा रहे हैं, आप नोट करेंगे। हाँ हाँ, Q = I, हाँ ठीक है, लिखिए मैग्नीट्यूड ऑफ, बोल रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ सेल्फ इंड्यूस्ड EMF, मैग्नीट्यूड ऑफ सेल्फ इंड्यूस्ड EMF, यहाँ मैग्नीट्यूड ले लिया तो माइनस हट जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सेल्फ इंड्यूस्ड EMF पर यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट,
यहां से देखें, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज कॉल्ड इंडक्टेंस, magnitude of self-induced EMF per unit rate of change of current is called inductance। ठीक, नेक्स्ट में आप यूनिट चेक करें। देखिए L इज इक्वल टू 5/I है, नंबर ऑफ टर्न की वैसे ही कोई यूनिट नहीं होती है, इसकी वेबर पर एम्पियर है, और फ्लक्स की एक यूनिट वोल्ट सेकंड भी थी, तो हम वोल्ट सेकंड अपॉन एम्पियर भी लिख सकते हैं। समझ गए ना, जो जो फ्लक्स की यूनिट है वो यहाँ डाली जा सकती हैं और अपॉन में एम्पियर आ जाएगा। ओके, फ्लक्स की यूनिट आपको मालूम है। इसी को हम हेनरी भी बोलते हैं, नाम पर है साइंटिस्ट के, कैपिटल H से लिखते हैं, और बाकी वही चलेंगे जैसे फैराडे में चलते थे कि 1 माइक्रो हेनरी क्या होगा, 10⁻⁻6 हेनरी। 1 मिली हेनरी क्या होगा, 10⁻⁻3। नहीं, HENE है। वैसे बोल्ट और उसमें भी आप पुटअप, ये HENRY है, HENRY, ठीक है ना, ई नहीं है उसमें, ध्यान रखना, HENRY, हेनरी। ठीक है, अब जरा एक पॉइंट पर आप ध्यान दें कि जब हमारे कॉइल में, इसमें यहाँ पर जब हम करंट को फ्लो करा रहे थे, ये इंटरकनेक्टेड थ्योरी है, आगे उसमें भी काम आएगी एसी में। जब इस कॉइल के अंदर मान लीजिए आपने डीसी बैटरी लगा दी, यहाँ पर इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, इसमें करंट फ्लो हुई। देखो डीसी के केस में इंडक्टर का कोई रोल नहीं होता है, जरा बात को समझ लें ठीक से, केवल ऑन और ऑफ करते समय ये अपोज करेगा। क्यों? क्योंकि डीसी में करंट का वेरिएशन नहीं होता है, करंट कांस्टेंट होती है। अगर हम इसमें यहाँ पर एक स्विच लगा रहे हैं और यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, ठीक, इस जैसे ये कॉइल वायर है वैसे ही ये भी कॉइल है, समझ गए ना, इसका भी रेजिस्टेंस 0 है। हम 0 लेते हैं, याद रखें, कंडक्टर का, इसीलिए हमने अलग से रेजिस्टेंस लगा दिया है। बात समझ गए? अगर ये वोल्टेज V हो तो स्टीडी स्टेट में इसमें जो करंट होगी, इसमें इन स्टीडी स्टेट, ये कैपेसिटर में और इसमें ये आर्टिकल उसमें है कम्पिटिटिव में, और बोर्ड में स्टीडी स्टेट ही पूछा जाता है। इन स्टीडी स्टेट में यानी आफ्टर लॉन्ग टाइम इसमें अगर करंट पूछी जाएगी तो करंट I = V/R होगी। इस बात को अच्छी तरह से समझ लें। लेकिन स्टीडी स्टेट में जिस समय हम स्विच को ऑन करते हैं ये अपोज करता है, और जो बैक ईएमएफ इंड्यूस होता है वो करंट को इंक्रीज नहीं होने देता है, बल्कि ऑन करते समय ये इतना अपोज करता है कि करंट जस्ट उस समय 0 रहती, थोड़ी देर सेटअप होती धीरे धीरे 0 से। अब बात समझ गए ना। लेकिन यानी कि ऑन करते समय ये ओपन सर्किट का काम करता है, जैसे करंट फ्लो ही नहीं हो रही है, क्योंकि ये अपोज करता है। डीसी के केस में अच्छी तरह से ये बात समझ लें। देखो जब करंट इसमें सेटअप हो जाएगी तो करंट का वेरिएशन नहीं होगा, तो फ्लक्स का वेरिएशन भी नहीं होगा। सेल्फ इंडक्टेंस का रोल कब तक है? जब तक फ्लक्स का वेरिएशन हो। जब फ्लक्स वेरी करेगा तभी ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये बात समझ में आ गई? तो कब होगा? जब स्विच को ऑन करेंगे या ऑफ करेंगे। हमने दोनों सर्किट पहले बनाए हैं, करंट इज मेड ऑन, करंट इज मेड ऑफ, या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। जैसे हम रियोस्टेट लगाकर उसको वेरी कराएं तो करंट इंक्रीज डिक्रीज होगी, तो रोल होने लगेगा। बात समझ में आ गई ना इंडक्टेंस का। अब समझो, अगर इसमें रेजिस्टेंस को फिक्स कर दें और करंट यहाँ फिक्स हो गई, ठीक, तो इस समय कोई अपोजिशन नहीं होगा। जैसे करंट इसमें है वैसे ही करंट यहाँ से भी फ्लो होके चली जाएगी, ठीक है ना। लेकिन एक बात समझने की कोशिश करें, इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा ना सेटअप। वो मैग्नेटिक फील्ड इसमें बना रहेगा। जिस समय आप सर्किट को कट करेंगे उस समय जरा ध्यान देना, ये बात, सर्किट को कट कर दिया, क्या होगा? करंट 0 होने की कोशिश करेगी, क्योंकि सर्किट तुमने काट दिया है यहाँ से। तो
लेकिन ये क्या करेगा, ये अपोज करेगा जीरो होने का। क्यों? तब ये फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज होने लगेगा। क्योंकि जब कट कर दिया सर्किट को, तब जब कट कर दिया, एक मिनट, जब सर्किट को कट कर दिया तो करंट डिक्रीज हुई एक्सटर्नल, तो डिक्रीजिंग का अपोज करेगा। बात समझ में आई? डिक्रीजिंग के अपोज करने का मतलब है कि वो क्या करता है कि थोड़ी देर तक इसमें करंट को फ्लो करने की कोशिश करेगा। और ध्यान दें इस बात पर, आगे थ्योरी से इंटरकनेक्टेड करेंगे, उससे जब जहां पर कट करते हैं यहाँ हैवी वोल्टेज बनता है, वो वोल्टेज यहीं का होता है, और वो वोल्टेज यहाँ स्पार्किंग प्रोड्यूस कर देता है। इसीलिए जो मोटर होते हैं उनमें जो पहले आते थे स्विच, उन स्विच को वो हैंडल वाले स्विच होते थे, उनको उठा के ऐसे कट करते थे। जब उसको कट करो तो हैवी स्पार्किंग होती थी। समझ गए ना? अब तो इलेक्ट्रॉनिक वो आ गए हैं, तो इसलिए देखिए कट करते समय एकदम से रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है और करंट सडनली जीरो होती है। ऑन करते समय तो थोड़ा टाइम लेता है, कट करते समय सडनली जीरो होती है। बहरहाल डीसी के केस में इसमें मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड रहती है, और उस एनर्जी का फार्मूला हाफ LI² होता है। एल यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस है और आई यहाँ पर स्टीडी करंट है। स्टीडी स्टेट का मतलब समझते हैं ना, ठीक है ना? टी इनफाइनाइट पर या आफ्टर लॉन्ग टाइम। हम इस आर्टिकल को जो हमने ये बताया है जिसमें ये ऑफ और ऑन हो जाता है, इसको किसी और आर्टिकल में डिस्कस करेंगे हम। ओके, आप यहाँ देखें, आगे हेडिंग डालें एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, और हमने पहले हम इसको समझा रहे हैं, आप यहाँ समझ लें। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, देखिए अगर डेरिवेशन सिलेबस में नहीं हो तो फार्मूला जरूर लर्न कर लेना, और ये थ्योरी लर्न कर लेना कि इसमें स्टीडी स्टेट में मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में इसमें एनर्जी स्टोर्ड रहती है। ओके, देखिए हमने लिखा है व्हेन आई इज सेंट करंट, ये वही डायग्राम है, सर्किट को ऑन किया है, ठीक, ऑन करने के बाद कंटिन्यूअस। अब जरा एक बात ध्यान देना, जिस समय सर्किट को ऑन करेंगे, सुनना बात को, यहाँ पर देखें डायग्राम में, जिस समय सर्किट को ऑन करेंगे ये क्या करेगा, इंक्रीजिंग का अपोज करेगा। जब अपोज करेगा तो बैटरी को वर्क डन करना पड़ेगा। ध्यान दें बात पर, जैसे बैटरी को वर्क डन करना पड़ेगा करंट को इसमें सेटअप करने के लिए, क्योंकि ये अपोज कर रहा है, बैक ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक। वही वर्क डन जो बैटरी कर रही है वही इसमें एज ए एनर्जी स्टोर्ड हो गया। मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है, स्टोर्ड हो गई। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर अभी बता रहे, देखिए व्हेन करंट इज सेंट थ्रू द इंडक्टर, जब करंट हम इंडक्टर के थ्रू भेजेंगे, बाद में नोट कर लेना, व्हेन करंट इज सेंट थ्रू एन इंडक्टर ड्यू टू द सेल्फ इंडक्टेंस, बात समझ लें पहले, एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द इंडक्टर, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा जब करंट आप सेट करेंगे, ठीक, विच अपोज द ग्रोथ ऑफ करंट, क्योंकि करंट बढ़ेगी उसका क्या करेगा, ये अपोज करेगा। समझ गए ना, ग्रोथ ऑफ करंट। हेंस वर्क इज डन अगेंस्ट द इंड्यूस्ड ईएमएफ, वर्क करना पड़ेगा बैटरी को, नहीं तो वो सर्किट में करंट कैसे सेटअप करेगा। ये अपोज कर रहा है, कोई पार्टिकल अगर मोशन में जा रहा है, ठीक है, किसी आप सिस्टम से लगा दें, चाहे इंजन लगा दें, कुछ भी लगा दें, तो जब कोई पार्टिकल वेलोसिटी गेन कर रहा है और आप अपोज कर रहे हैं तो इसको तो वर्क डन करना पड़ेगा। आप स्कूटर चला रहे हैं रोड पर, फ्रिक्शन क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, तो इंजन को तो वर्क डन करना पड़ेगा। तो जब ये इंडक्टर अपोज कर रहा है करंट के सेटअप होने का, तो बैटरी को वर्क डन करना पड़ेगा। समझ गए ना? अब समझें जरा, इंड्यूस्ड करंट विच अपोज द ग्रोथ ऑफ करंट, हेंस वर्क इज डन अगेंस्ट द इंड्यूस्ड ईएमएफ, एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, जो एनर्जी बैटरी सप्लाई कर रहा है वो इंडक्टर में स्टोर्ड हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वही वर्क डन उसमें स्टोर्ड हो रहा है, ठीक। वहां हमने आपको ये भी बता दिया कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर परमानेंट सेटअप हो जाएगा। ये लाइनें मैग्नेटिक फील्ड शो कर रही हैं, ठीक है ना। आगे देखें, बाद में लिख लेना, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द इंडक्टर होता है -LdI/dt, ओके, ये नहीं हम हटाएंगे। वर्क रिक्वायर्ड टू मूव ए चेंज चार्ज DQ, सॉरी, जो वर्क अगला चार्ज DQ जो भेजना है उसके लिए जो वर्क रिक्वायर्ड है अगेंस्ट दिस EMF DW, वो आपको मालूम है अगेंस्ट होने की वजह से माइनस लगाया है, EDQ, ये आपको फार्मूला पता है, EMF की डिफिनीशन होती है वर्क डन पर यूनिट चार्ज।
तो वर्क डन हो गया ई डी क्यू। अगर आप यहाँ मैग्नीट्यूड ले लें तो माइनस ना भी लगाएं तो भी चलेगा। ओके, ई की वैल्यू पुटअप कर दो एल डी आई बाई डी टी। अब डी क्यू बाई डी टी क्या हो गया, करंट, तो डी क्यू बाई डी टी की जगह करंट लिख दिया। अब टोटल वर्क डन के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर दो 0 टू आई, तो आई डी आई का इंटीग्रेशन होगा आई स्क्वायर बाई 2। ठीक, तो यही एनर्जी, दिस एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और मैग्नेटिक फील्ड के उसमें रहती फॉर्म में भी लिखते हैं, है वो पोटेंशियल एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। बात समझ गए ना। तो ये बन गया आपका फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी का, यू से लिख दिया, डब्ल्यू से यू बना दिया, वो वर्क डन एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो गया। पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल यू होता है, कोई बात नहीं है, यू बनना दे रहे हैं, ये लो अब यू हो गया, तो ये बन गया हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक, तो आप फार्मूला समझ गए होंगे, हाफ एल आई स्क्वायर। अब हम आपको, आप इसको हम नहीं हटा रहे हैं, अब आपको हम एक और इसमें वो बता दें कि जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो सॉलिनॉइड का कैसे निकालेंगे। देखिए, सेल्फ इंडक्टेंस निकालने के जो फार्मूला है, ये जो मेथड है वो बहुत आसान होता है। वो आप ऐसे समझ लें कि मैग्नेटिक फील्ड निकालो, एरिया मल्टीप्लाई करो, क्या बना, फ्लक्स। ठीक, और फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या होता है, एल आई, उसमें एल आई लिखिए और फिर उससे सेल्फ इंडक्टेंस को कैलकुलेट कर लीजिए। तो बहुत आसान मेथड होता है सेल्फ इंडक्टेंस निकालने का, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान रखेंगे तो आपको जो है बहुत आसानी से निकल आएगा। तो आप नेक्स्ट हेडिंग डालना, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड, हम शॉर्ट में करा दे रहे हैं, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड। लिख लिया, लिखिए फार्मूला, देखिए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज गिवन बाई, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज गिवन बाई म्यू नॉट एन आई। आपको याद होगा कि स्मॉल एन होते थे नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, आई उसमें करंट है, और म्यू नॉट जो है वो परमिएबिलिटी है। आप इसको तीनों पॉइंट लिखकर और तब इसको लिखना मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला। हम यहाँ पर स्मॉल एन लिख दे रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, आपने हेडिंग डाली होगी सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड। ठीक है, फिर नीचे लिखा है कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज गिवन बाई, और ये फील्ड जो है वो हम प्रैक्टिकली जो है वो यूनिफॉर्म लेंगे, कांस्टेंट लेंगे। अब नीचे लिखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू, मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू, मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच टर्न ऑफ सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच टर्न ऑफ सोलेनॉइड। तो फ्लक्स मैग्नेटिक एक टर्न का निकाल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डाल दो, म्यू नॉट एन आई इंटू एरिया, ए एरिया है, एरिया ऑफ सोलेनॉइड है। अरे उसमें वो 90 डिग्री, वो 0 डिग्री पर होते हैं इसलिए ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है ना, फ्लक्स हो गया। अब नीचे लिखिए टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, ये लिखने के बाद लिखना टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स म्यू नॉट एन आई। अगर देखिए मीडियम है कोई तो म्यू ले लेना, और नहीं तो म्यू नॉट एन आई। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, देखिए इसमें एक मैग्नेटिक में एक बड़ा बेनिफिट होता है कि जैसे आपने एक टर्न लगाया और जितना फील्ड बन रहा है, अगर 2 टर्न कर दिए तो फील्ड डबल, 3 टर्न कर दिए तो डबल, समझ गए ना। तो यहाँ पर जो हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स, जितने ये फार्मूले हैं सेल्फ इंडक्टेंस के, इसमें नंबर ऑफ टर्न का स्क्वायर होता है, तो ध्यान रखें। एक तो एन आई था ही वहाँ पर, और इसमें नोट करो आगे, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद 1 टर्न इनटू नंबर ऑफ टर्न, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड इनटू 1 टर्न इनटू नंबर ऑफ टर्न,
यानी एक टर्न में जितना फ्लक्स है वो है म्यू नॉट एन आई इंटू ए। वन टर्न इंटू नंबर ऑफ टर्न मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ टर्न, देखो टोटल नंबर ऑफ टर्न, ठीक है। तो जरा तुम्हें याद है टोटल नंबर ऑफ टर्न का कितना होगा? यहाँ लिख रखा है, ये देखो जरा, स्मॉल एन में लेंथ मल्टीप्लाई, तो म्यू नॉट एन स्क्वायर करंट एरिया इंटू एल, ये टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स बना। वो तो हमने ऊपर से फ्लक्स नहीं लिखोगे, म्यू नॉट एन आई है, ये क्या लिखा हुआ फ्लक्स एक टर्न का, उसकी वैल्यू पुटअप करो, नंबर ऑफ टर्न मल्टीप्लाई करो। ओके, अब फाई इज इक्वल टू एल आई कर दो, फाई इज इक्वल टू एल आई, ये फ्लक्स फाई है और फाई एल आई के इक्वल, तो इसमें करंट देख लें कैंसिल हो गई, करंट जो है वो कैंसिल हो जाएगी, चेक कर लो, लेंथ बनी रहेगी, ठीक है ना। यहाँ पर फाई इज इक्वल टू एल आई के इक्वल करें तो एल आई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए एल, करंट को कैंसिल करें और सेल्फ इंडक्टेंस बना म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। इसी का एक फार्मूला और आपके यहाँ बुक्स में देते हैं, एन की जगह कैपिटल एन अपान एल लिख देते हैं, बहुत जनरल फार्मूला, कोई सा एक फार्मूला लर्न कर लेना कैलकुलेशन के लिए। स्मॉल एन की वैल्यू डाल दें यहाँ पर, आपके यहाँ ये दिया हुआ है फार्मूला बुक्स में, डालो वैल्यू, तो क्या बनेगा सेल्फ इंडक्टेंस म्यू नॉट, ये यहाँ डालेंगे तो एन स्क्वायर अपान एल स्क्वायर, एक एल कट जाएगा, ठीक है ना। तो ये जब वैसा हो ना वेट तो फिर लिखता नहीं है, देखें यहाँ पर एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर अपान एल इंटू एरिया, ओके, एक एल कैंसिल हो गया, ये बन गया फार्मूला आपका म्यू नॉट। अगर मीडियम है तो म्यू लिख देना, समझ में आ गई बात। इसमें एरिया आ गया कैपिटल ए, लेंथ है एल सोलेनॉइड की, समझ गए होंगे ना बात। इसी तरह से ध्यान रखना, जैसे आपने सोलेनॉइड का निकाला है, आपको किसी का भी फार्मूला मालूम हो, आपको कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला मालूम है ना, एक करंट कैरिंग कॉइल है उसके मैग्नेटिक फील्ड का, वो फार्मूला आप ड्राइव कर चुके हैं बायो सेवर्ट लॉ में। क्या करें मैग्नेटिक फील्ड में, एरिया मल्टीप्लाई करो, क्या बना फ्लक्स, फिर क्या करें नंबर ऑफ टर्न मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना, तो क्या बन गया टोटल फ्लक्स, और फाई इज इक्वल टू एल आई लिख दो, करंट कैंसिल, एल का फार्मूला निकल आता है। आप इसको लर्न कर लें कि कोई भी डेरिवेशन हो, लेकिन ये फार्मूला आप उसके लिए लर्न रखना अपने डेरिवेशन जो है न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है ना। यहाँ एन स्क्वायर है, लेंथ एल है और एरिया है, ठीक है ना। ये जो आपने फार्मूला बनाया है ये एनर्जी स्टोर्ड का, अभी एक एनर्जी स्टोर्ड का फार्मूला बनाया था, हाफ एल आई स्क्वायर बनाया था ना, इसका वो आपके उसमें तो नहीं है बोर्ड में, लेकिन हम आपको थोड़ा सा 2 मिनट आप नोट कर लें, उसे लिखाते हैं। लिखिए एनर्जी स्टोर्ड इन सोलेनॉइड, एनर्जी स्टोर्ड इन सोलेनॉइड, एक्चुअली में थोड़ा इलेक्ट्रिकल से इसका थोड़ा कंपैरिजन था, इसलिए ये फार्मूला लिखाना जरूरी है। वैसे एनर्जी स्टोर्ड का फार्मूला तो हाफ एल आई स्क्वायर ही है, लेकिन सेल्फ इंडक्टेंस की पहले वैल्यू लिखें सोलेनॉइड की, क्या है सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू बताना जरा, म्यू नॉट एन स्क्वायर बता दें ए इंटू एल, स्मॉल एन मालूम है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है, ठीक है ना, ए इंटू एल, एल सेल्फ इंडक्टेंस है। अब मैग्नेटिक फील्ड कितना था सोलेनॉइड में, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, इससे करंट निकाल लें तो B अपान म्यू नॉट इंटू एन, ठीक लिखा है। अब एनर्जी बताओ कितनी थी, हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है। जरा हम वैल्यू पुटअप कर रहे हैं, हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, यहाँ बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर को कैंसिल करो, एक म्यू नॉट कैंसिल हुआ
और बी स्क्वायर, जरा देखें फार्मूला को। अगर डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, इसका रिजल्ट आप जरूर ध्यान रखना। ए इंटू एल 2 म्यू नॉट। जरा तुम मुझे बता सकते हो ए इंटू एल क्या होगा? वॉल्यूम, ये है वॉल्यूम। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फार्मूला बना बी स्क्वायर अपान ट्वाइस म्यू नॉट। ये फार्मूला काम का है। इलेक्ट्रिकल फील्ड में आपको अगर ध्यान हो तो गौर करें, इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम था उसका फार्मूला क्या था? इलेक्ट्रिकल में एनर्जी स्टोर्ड का फार्मूला था हाफ एप्साइलन नॉट ई स्क्वायर। ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम था, और ये यहाँ पर है। इसको कंपेयर करके देख लो, वहाँ एप्साइलन नॉट, यहाँ ये म्यू नॉट चला गया और 2 ये, समझ गए ना। और डायमेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बताया था, अगर इसकी डायमेंशन लिखने को आ जाए, हाँ वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, वो एप्साइलन नॉट है, यहाँ म्यू नॉट है, वो परमिटिविटी है, परमिएबिलिटी। बात समझ में आ गई ना। और बात ध्यान दें, अगर इसकी डायमेंशन लिखने को आ जाए तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी की डायमेंशन, वर्क डन की डायमेंशन, हाँ उसकी भी यही एनर्जी की डायमेंशन, और उसकी यानी कि इसकी यूनिट जूल पर मीटर क्यूब है। ध्यान रखना, इसकी यूनिट क्या बनेगी? जूल पर मीटर क्यूब। बात समझ में आ गई होगी ना। इसलिए हमने करा दिया फार्मूला कि उसको वहां पर ये ध्यान रखें। और सीजीएस सिस्टम में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितना होता है? सीजीएस सिस्टम में, इन सीजीएस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इन सीजीएस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 1 होता है। तो अगर यहाँ म्यू नॉट की वैल्यू डाल देंगे तो क्या बन जाएगा? सीजीएस में फार्मूला क्या बन जाएगा? 8 पाई। बात समझ गए ना। तो ओके स्टूडेंट, हमने सेल्फ इंडक्टेंस आपको बताया। और सेल्फ इंडक्टेंस एक अपोजिंग नेचर है। जैसे मास इनर्शिया का रोल करता है, वैसे ही इंडक्टेंस यहाँ इलेक्ट्रिकल में इनर्शिया का रोल करता है। जब एक ही सर्किट में करंट को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो उसका जो अपोजिंग नेचर है वो हम इंडक्टेंस से, सेल्फ इंडक्टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं। और मैथमेटिकली उसका जो है कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी, हाफ एल आई स्क्वायर आपने बना लिया फार्मूला। आप सेल्फ इंडक्टेंस की डिफिनीशन और सोलेनॉइड का डेरिवेशन जरूर कर लेंगे उसको। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।